मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बलियान एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। मुजफ्फरनगर से लौटते वक्त यह हादसा दादरी चेक पोस्ट के पास हुआ। उनके काफिले को एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे काफिले में मौजूद 3 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, लेकिन मंत्री की गाड़ी सुरक्षित है। संजीव बालियान एक कार्यक्रम में दिल्ली लौट रहे थे। दिल्ली देहरादून हाईवे पर दादरी चेकपोस्ट के पास जस्त से भरा एक इनके काफिले में घुस गया। हादसे के बाद ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। कनॉट प्लेस इलाके में गोल डाक खाना के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर डिवाइडर को तोड़ते हुए रोड की दूसरी तरफ जा पहुंची। इसके बाद वो एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस कार में 4 लोग सवार थे। खास बात यह है कि गाड़ी पर विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस हादसे की वजह जानने में जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री की ओर से बाढ़ के हालात पर एक बैठक बुलाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री जम्मू जाने का उन्होंने फैसला लिया। इस बीच प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में आई तबाही के शिकार लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। सूबे के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई हुई है। तबाही में मरने वालों का आंकड़ा 110 के करीब पहुंच गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। जम्मू कश्मीर पर एनडीएमए की ओर से बड़ा बयान सामने आया। एनडीएमए ने जम्मू कश्मीर की तबाही को उत्तराखंड की तबाही जैसा बताया है। लगातार हो रही बारिश से जम्मू कश्मीर में आफत की बाढ़ चारों ओर दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों से सेना ने अब तक 11,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सेना ने घाटी में राहत और बचाव अभियान को मिशन सहायता का नाम दिया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम को चिट्ठी लिखकर जम्मू कश्मीर के हालात को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। हालात पर काबू पाने के लिए राहत और बचाव काम जोरों पर चल रहा है। इससे पहले खराब मौसम की वजह से गृहमंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे नहीं कर पाए। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ सड़क मार्ग के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने माना कि राज्य में बाढ़ से हालात गंभीर हैं, जिससे निपटने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक टीम भेजी जाएगी, जो राज्य में हुए नुकसान का आकलन करेगी। राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार से कहा कि राज्य आपदा राहत कोष से 1100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर ले। इसका 90% पैसा केंद्र से आता है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इंडिया न्यूज की टीम ने जम्मू कश्मीर के योजना मंत्री अजय सरहोत्रा के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ के हालात का जायजा लिया। चिनाब और तवी नदी ने राज्य में जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ के चलते हजारों लोग बेघर। इंडिया न्यूज की टीम ने जम्मू कश्मीर के योजना मंत्री अजय सरहोत्रा के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ के हालात का जायजा लिया। चिनाब और तवी नदी ने राज्य में जमकर तबाही मचाई है। बाढ़ के चलते हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में राहत और बचाव के काम में लगे सेना के नौजवान बह गए, जिनमें से 7 जवानों को बचा लिया गया। बाकी 2 जवानों की तलाश जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। उधर जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की चौकी पर फंसे 95 जवानों को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद ये जवान कई पोस्ट पर फंस गए थे। आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में इन्हें बचाया गया। राजौरी जिले में भी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। यहां लाम नदी के उफान से लोगों में दहशत है। नदी के कटाव की वजह से हाईवे बंद हो गया है, जिससे एक बड़े इलाके से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। जम्मू को जोड़ने वाली कई सड़कें बाढ़ और बारिश से टूट गई है। जम्मू और पठानकोट हाईवे पूरी तरह से बंद है। सड़क जगह जगह बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ गई है। श्रीनगर में लगातार बारिश से लोग बेहाल हैं। शहर में हर तरफ सड़कों पर सैलाब आने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। झेलम नदी के उफान की वजह से श्रीनगर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कों पर पानी भरने से रोजमर्रा के कामकाज की रफ्तार थम सी गई है। बाढ़ ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। हालात देखते हुए दक्षिण श्रीनगर के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। झेलम नदी खतरे के निशान से 7 फीट तक ऊपर बह रही है, जबकि तवी नदी खतरे के निशान से 16 फीट ऊपर बह रही है। राज्य की बाकी नदियों के उफान की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं।
जम्मू में तवी नदी के उफान से लोग दहशत में हैं। नदी में इतना जबरदस्त तूफान है कि कई फीट ऊंचा पुल भी डूबने की कगार पर है। हालात देखते हुए नदी के आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया गया है। बाढ़ और लगातार बारिश की वजह से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर लगी हुई रोक जारी रहेगी। श्राइन बोर्ड के सीईओ ने बताया कि कटरा से भवन तक जाने वाले करीब 14 किलोमीटर के रास्ते से श्रद्धालुओं को लौटने को कह दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बाढ़ में राजस्थान के भीलवाड़ा के करीब 140 लोग फंसे हैं। इनके परिजनों का इनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। परिजन फिलहाल मदद की गुहार लगा रहे हैं। जम्मू के उधमपुर में भारी बारिश के चलते एक मकान भरभरा के गिर गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू में लगातार हो रही बारिश से पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। रावी नदी में जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के कई गांवों में भी पानी भर गया। खेतों और घरों में पानी घुसने से यहां के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के पठानकोट में ऊंच नदी उफान पर है, जिससे भारत पाकिस्तान सीमा के पास बमियाल इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई लोग तो बाढ़ के पानी के बीच फंस भी गए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके बाहर सुरक्षित निकाला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और उत्तरी पूर्वी पंजाब प्रांत में हुई मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल भी हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सबसे अधिक मौत लाहौर शहर में हुई। असम के 5 जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं। नगांव, बरपेटा, धेमाजी, डिब्रूगढ़ और गोलाघाट जिलों में 250 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। 50,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये 30 साल की अब तक की सबसे भारी बारिश है। राहत और बचाव के काम के लिए सेना की मदद दी जा रही है। बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पंजाब और पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके शामिल। सेना के एक प्रवक्ता के मुताबिक सियालकोट, नरोवल, वजीराबाद और जलालपुर जट्टा में रेस्क्यू के लिए जवानों को तैनात किया गया है। रावलपिंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। दिल्ली के करकटुमा मेट्रो स्टेशन के पास गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मेट्रो के कंस्ट्रक्शन साइट पर यह गड्ढा किया गया था। बारिश की वजह से इसमें पानी भर गया था। साइट पर नहीं जाने की हिदायत भी नहीं लिखी गई थी, न ही कोई गार्ड तैनात किया गया। 12 साल का कार्तिक खेलने के लिए मेट्रो परिसर में पहुंचा था, लेकिन बारिश की वजह से 15 फीट गहरे गड्ढे का उसे अंदाजा नहीं लगा। कार्तिक के घर वालों का आरोप है कि हादसे के बाद मेट्रो प्रशासन ने वहां बोर्ड लगा दिया। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक महिला की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। दिलशाद गार्डन के पॉकेट टी में रहने वाली मधु शर्मा फ्लैट नंबर 22 में रहती थी। शनिवार को शाम आसपास के लोगों ने गिरने की आवाज सुनी। भागकर वो मौके पर पहुंचे तो मधु को नीचे गिरा था। 38 साल की मधु पति से अलग होकर अकेले रहती थी। यूपी के सरकारी स्कूल में टीचर मधु की मौत पर फिलहाल सस्पेंस है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच में रेप पीड़ित लड़की ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। स्कूल से घर आते वक्त एक लड़के ने 9वीं क्लास के छात्रा से रेप किया था। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने घर आने के बाद मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गोरखपुर में 15 साल की एक नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी गांव का ही है और रिश्ते में चाचा लगता है। पीड़ित बच्ची के विरोध करने पर आरोपी उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ग्राम प्रधान के साथ मिलकर समझौता कराने की कोशिश में जुटी थी। मीडिया ने जब अधिकारियों को जानकारी दी तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पीड़ित को मेडिकल के लिए भेजा गया। थाना प्रभारी और सिपाही के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और गर्भपात का मामला सामने आया है। आरोपी की 16 साल की एक लड़की ने पड़ोस का ही एक लड़का बहला फुसलाकर 1 साल से रेप कर रहा था। पीड़ित को 8 महीने का गर्भ था। गर्भपात के बाद बच्चे की लाश को दफन कर दिया गया था, लेकिन पुलिस के सामने मामला आते ही उसने खुदाई कर लाश को बाहर निकाला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में घर के अंदर एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश के पास ही मृतक का भाई बैठा था। बताया जा रहा है कि दोनों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। काफी दिनों से ये घर के बाहर नहीं निकले थे। घर से बदबू आने पर पुलिस को खबर दी गई तो मामला खुलकर सामने आया। उत्तराखंड के रामनगर में ढेकुली के रिसोर्ट के अंदर गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। आरोप है कि सीसीटीवी में मारपीट करते दिख रहे लड़के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े हैं। रिसोर्ट के मैनेजर ने बताया कि एबीवीपी से जुड़े छात्र बिना बुकिंग के जबरन कमरे खोलने के लिए दबाव डाल रहे हैं।
रिजॉर्ट के अंदर मारपीट की ये तस्वीर 30 अगस्त की है। मैनेजर ने मामले की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, लेकिन आरोप है कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामले में चुप्पी साध ली है और कार्रवाई के बदले लीपापोती में जुटी। चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस के जवान को कार से कुचलने की कोशिश का मामला सामने आया। ट्रिब्यून चौक के पास संदीप नाम के सिपाही ने कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश की तो उसने संदीप पर ही गाड़ी चढ़ा दी और उसे 200 मीटर तक घसीटा। आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने के न्योते की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने 22 विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। केजरीवाल ने इस मामले में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से दखल देने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति से कहा कि एलजी नजीब जंग की सलाह न मानी जाए, जिसमें उन्होंने बीजेपी को सरकार बनाने का बुलावा भेजने की बात कही है। साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाने की भी मांग की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता फिर से चुनाव चाहती है। ऐसे में अगर उपराज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देते हैं तो ये जनतंत्र की हत्या जैसा होगा। ऐसा करना संविधान का उल्लंघन होगा। बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त मेंबर नहीं है। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं, अब वो सिर्फ विधायकों की खरीद फरोख्त कर ही सरकार बना सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात काफी अच्छी रही। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव आने पर विचार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि जोड़ तोड़कर या एमएलए की खरीद फरोख्त कर बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि विधायकों की ओर से गुप्त मतदान के जरिए मुख्यमंत्री के चुनाव और अल्पमत की सरकार का विकल्प भी मौजूद है। उनकी पार्टी सरकार बनाने के किसी भी ऑफर पर गंभीरता से विचार करेगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया। उद्धव ने कहा कि उन्हें पीएम पद नहीं चाहिए और न ही वो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। इससे पहले शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाए जाने की मांग की थी। उधर एनसीपी ने महाराष्ट्र में अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया, लेकिन पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने फिर साफ कर दिया कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। पवार ने कहा कि जनता महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की राज्य सरकार का कामकाज देख चुकी है और उसके बाद ही जनता ने कांग्रेस एनसीपी को 15 साल तक सरकार चलाने का मौका दिया, इसलिए हमारा साथ रहना जरूरी है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस जल्द ही बिहार की जेडीयू सरकार का हिस्सा हो सकती है। खबरों के मुताबिक लालू के मुंबई से लौटने का इंतजार किया जा रहा है। चौहाट सर्जरी के बाद अस्पताल में भर्ती है। विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टियां मिलकर लड़ी थी और 10 में से 6 सीटें जीती थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दीदी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। आज दक्षिणेश्वर काली और बेलूर मठ का दौरा करने के बाद शाह बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित करेंगे। 2 बजे भाऊ बाजार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रवक्ता जसवीर भट्ट हरियाणा के पिहोवा में पहुंचे। जसवीर भट्ट ने कहा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस को धूल चटाएंगे। जसवीर भट्ट ने कहा कि अगर हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें आम आदमी की भागीदारी होगी। दिल्ली के रोहिणी से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजेश गर्ग पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। गिरफ्तारी के समय पुलिस और विधायक के बीच जमकर बहस हुई। केंद्र और तेलंगाना सरकार में टकराव की खबरों के बीच मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात में प्रदेश में विवादास्पद सर्वे कराने का मुद्दा भी उठा। कथित फर्जी और आबादी से अधिक राशन कार्ड के बारे में तथ्य जानने के लिए ये सर्वे हुआ। दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नए लुक में नजर आए। राहुल गांधी पैंट शर्ट पहने एनएसयूआई नेताओं से मिले। आमतौर पर राहुल गांधी हमेशा कुर्ते पैजामे में नजर आते हैं। राहुल गांधी ने पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के विनर कैंडिडेट को मिलने के लिए बुलाया था। सभी लोग राहुल गांधी से मिलकर काफी खुश थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुजरात के विकास को देखने के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी पीएम मोदी से भी मुलाकात होगी। चीनी राष्ट्रपति के इस दौरे को गुजरात में निवेश से जोड़कर देखा जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे को देखते हुए दलाई लामा के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। ये कार्यक्रम 18 से 19 सितंबर को दिल्ली में होना था, लेकिन इसी दौरान चीनी राष्ट्रपति भारत दौरे पर रहेंगे। पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को लगभग दोषी ठहराते हुए आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ का कोर्ट मार्शल रद्द कर दिया है। उन्होंने 2011 में सुकना घोटाले में कथित भूमिका की खातिर सजा दी गई थी। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले को गलत बताते हुए वीके सिंह अपने रुख पर कायम है। उनका कहना है कि सरकार को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सही प्रक्रिया का पालन किया गया था।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सुरक्षा एजेंसियों ने यूपी के सहारनपुर से इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध को गिरफ्तार किया। एजाज शेख नाम के शख्स पुणे के जर्मन बेकरी विस्फोट, दिल्ली की जामा मस्जिद में विदेशी पर्यटकों पर गोलीबारी और जामा मस्जिद में विस्फोट में शामिल था। आतंकी एजाज शेख पुणे का रहने वाला है। पुणे में कॉल सेंटर कंपनी में काम करने वाले एजाज पर आरोप है कि वो आईएम के आतंकवादियों के लिए फर्जी कागजात बनाकर उन्हें सिम कार्ड किराए पर मकान और शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला दिलाने में मदद करता। एजाज शेख इंडियन मुजाहिदीन का मजबूत आधार माना जाता है। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी संभावना है कि आईएम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी बड़े हमले की फिराक में हो। यूपी के सहारनपुर से एजाज की गिरफ्तारी इसी तरफ इशारा करती है। झारखंड की राजधानी रांची में कई जगहों पर आतंकी संगठन अलकायदा के नाम से पोस्टर मिलने से सनसनी फैल गई। इन पोस्टरों में हिंदुओं और आदिवासियों को 1 महीने के अंदर इलाका छोड़ने को कहा गया है। इन पोस्टर्स के जरिए इलाका खाली न करने पर जान से मारने और लड़कियों को लव जिहाद से मुसलमान बना देने की धमकी दी गई है। शहर के रातू इलाके से ऐसे लगभग 100 पोस्टर बरामद किए गए हैं। पोस्टर हिंदी में है और हाथ से लिखे हुए हैं। ये पोस्टर आतंकी संगठन अलकायदा की ओर से भारत में ऑपरेशन शुरू करने के ऐलान के 2 दिन बाद सामने आए। पुलिस के मुताबिक ये शरारती तत्वों का काम है, फिर भी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह हरकत आखिर किसने की। देश में लव जिहाद पर छिड़ी बहस में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कूद गए हैं। भागवत ने कहा कि लड़कियों को लव जिहाद का मतलब और इस जाल से बचने के तरीकों के बारे में बताया जाना चाहिए। भागवत ने गाजियाबाद में महिलाओं के एक सम्मेलन में ये बातें कही। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में लव जिहाद से किनारा किया था। बीजेपी ने भले ही अपने एजेंडे से लव जिहाद के मुद्दे को हटा दिया हो, लेकिन संघ ने इसे अपना एजेंडा बना लिया है। संघ के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में लव जिहाद के मुद्दे को प्रमुखता से जगह दी गई। पांचजन के कवर पेज पर अरब से जुड़े चित्र छपे हैं, जिसमें एक शख्स को कैफियत पहने दिखाया गया है जो दिल के आकार का चश्मा लगाए हुए है। इसके साथ ही संघ ने अपने मुखपत्र में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में चर्चा में आई रांची की शूटर तारा शाहदेव के मामले को भी उठाया है। उधर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आरोप लगाया कि मदरसों से देश भर में लव जिहाद की बड़ी साजिश चल रही है। अब उज्जैन में लव जिहाद का मामला सामने आया है। रूपा खेड़ी इलाके में रहने वाली महिला ने अपने प्रेमी पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप लगाया। दरअसल पीड़ित महिला अपने पति को छोड़कर रऊफ के साथ रहने लगी थी। महिला का आरोपी के रऊफ ने पहले अपना नाम राजू बताया था, लेकिन बाद में उसकी सच्चाई सामने आई। झारखंड के तारा शाहदेव लव जिहाद केस में पुलिस ने आरोपी रंजीत कोहली की मां कौशल्या की पुलिस रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कौशल्या को 10 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री श्रुति चंद्रलेखा को पुलिस ने अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। उधर श्रुति का कहना है कि उसके पति पर कर्ज का भारी बोझ था, जिससे चुकाने के लिए वो श्रुति पर पॉर्न फिल्मों में काम करने का दबाव डाल रहा था। इसी से परेशान होकर श्रुति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 3 सितंबर को बीए के एक छात्र को उसके सीनियर्स ने जबरन सिगरेट पिलाने की कोशिश की। मना करने पर उसके हाथ पर ब्लेड से वार किए गए। उत्तराखंड के देहरादून में एक सरकारी स्कूल में बच्चे हेलमेट लगाकर पढ़ाई करते हैं। कई बच्चे अपने घर से भी हेलमेट लेकर आते हैं। दरअसल स्कूल की इमारत इतनी जर्जर है कि बच्चे अपनी जान हथेली पर लेकर स्कूल में पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। पटना और बनारस के बीच क्रूज सेवा की शुरुआत हो गई है। गंगा नदी में राजमहल ने अपनी पहली यात्रा की शुरुआत की। एक ओर से एक टूरिस्ट की टिकट 17,000 रुपए होगी। राजमहल में एक बार में 40 यात्री सफर कर सकते हैं। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके के एक निर्माणाधीन इमारत में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में इसी इमारत के गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के पीछे अवैध संबंध और पैसों के लेन देन को वजह बताया जा रहा है। गुड़गांव में खुदाई के दौरान करंट की चपेट में आने से 5 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। इनमें से एक मजदूर की मौत हो गई। यूपी के मऊ जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर कोतवाली इलाके में बनी एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस इमारत में LIC की मेन ब्रांच का ऑफिस है। नोएडा के सेक्टर 79 में एक प्राइवेट बिल्डर की निर्माणाधीन साइट पर 11वीं मंजिल से गिरकर एक कर्मचारी की मौत हो गई। फरीदाबाद के सेक्टर 31 में गैस सिलेंडर फटने से मकान में आग लग गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के करीब 15 लोग इसकी चपेट में आ गए। यूपी के लखीमपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने नीम गांव इलाके के
सेहरुआ गांव में छापा मारकर असलहा बना रहे 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया।